नमस्कार, मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल बाबा। आज का हमारा विषय वस्तु है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आज इस विषय वस्तु पर परिचर्चा करेंगे और समझेंगे कि आज जब भारत इतने वर्षों से आज़ाद है तो जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था उसे आज तक लागू क्यों नहीं किया गया। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश में हर नागरिक के लिए एक समान का कानून होना है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों न रखते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान, सिख या ईसाई, सबके लिए शादी, तलाक, पैतृक संपत्ति जैसे मसलों पर एक तरह का कानून लागू हो जाएगा। तो इस पे हम लोग आज ज़्यादा परिचर्चा नहीं करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आज मुख्यतः 10 बातें रखी जाएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के युग में क्यों बहुत ही सार्थक है और क्यों इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यह बात शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बात से। ये है एस ए बोबडे। एस ए बोबडे ने पिछले दिनों गोवा में के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की। गोवा में हाई कोर्ट के बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा था, गोवा के पास पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान तैयार करने वालों ने की थी। उन्होंने कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो भी एकेडमिक्स में बात सुनी है, लेकिन मैं उन बुद्धिजीवियों से अनुरोध करता हूं कि वो गोवा आएं और यहाँ के न्याय व्यवस्था को देखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पिछले कई दशकों से बहस होती रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी कई अर्जियों पर सुनवाई होती है। अब चीफ जस्टिस के बयान के बाद इस मसले पर नए सिरे से चर्चा होने लगी है। तो चलिए देखते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और आज भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना होने से किस तरह अलग अलग संप्रदाय अपना कानून का इस्तेमाल करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के जरिए कल्पना की थी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कि ताकि सभी धर्मों संप्रदायों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ हो। नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत बात कही गई, यानी राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बने और देश भर में इसे लागू किया जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। उनके हिसाब से उनके धर्मों के लोगों को शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने की प्रक्रिया, विरासत से जुड़े अधिकार आदि तय होते हैं। तो अगर कॉमन सिविल लॉ कोड लागू होता है तो फिर तमाम धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून होगा। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यह फैक्ट्स मुख्यतः 10 बातों पर आज केंद्रित रहेगा। जब सृष्टि के निर्माताओं ने कोई भी भेदभाव सृष्टि की रचना में नहीं की, तो फिर ये भेदभाव हमारे देश, हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में परिलक्षित क्यों नहीं होता। हमें हमारे संविधान के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों चाहिए, इसी पर आज परिचर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह की छूट है, यानी 4 निकाह किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम है और बहुत ही कड़ाई से इसे लागू किया गया है। तो पहला पॉइंट, जो कि कुछ धर्मों में बहुविवाह की प्रथा है तो कुछ धर्मों में एक ही विवाह की प्रथा है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पॉइंट की ओर। बांझपन या नपुंसकता जैसी उचित कारण होने पर भी हिंदुओं, ईसाइयों और पारसियों के लिए दूसरा विवाह करना अपराध है। ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। तीसरा, विवाह की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए एक समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों के लिए बालिग होने की उम्र तय नहीं है। पीरियड शुरू होने पर मान लिया जाता है कि लड़की निकाह के लायक हो गई है, इसलिए 11-12 साल की लड़कियों का भी निकाह कर दिया जाता है। दूसरे धर्मों में लड़कियों का निकाह शादी का न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। अब हम लोग चलेंगे चौथे बातों पर। 3 तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद तलाक़े हसन और तलाक़े अहसन आज भी जायज़ है। इनमें भी तलाक का आधार बताने की ज़रूरत नहीं है और 3 महीने इंतजार करना होता है। लेकिन दूसरे धर्मों में केवल अदालत के जरिए विवाह संबंध खत्म किया जा सकता है। हिंदू, ईसाई और पारसी दंपति चाहे कि आपसी सहमति से मौखिक आधार पर शादी का संबंध तोड़ ले तो ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पर
आपसी सहमति से विवाह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ आपसी सहमति से विवाह खत्म किया जा सकता है। मौखिक आधार पर विवाह खत्म किया जा सकता है। मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत और दान जायज है। दूसरे धर्मों में पंजीकृत वसीयत और दान के ही कानून तौर पर सही माना जाता है। मुस्लिम कानून में 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। दूसरे धर्मों में पूरी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। सिक्स्थ फैक्ट्स। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकारी की व्यवस्था बहुत जटिल है। पैतृक संपत्ति के मामलों में बहुत भेदभाव बेटे और बेटियों के बीच है। दूसरे धर्मों में भी विवाह के बाद अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार क्या है, यह तय नहीं किया गया है। उत्तराधिकार के कानून बहुत जटिल है और विवाह के बाद पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है। सातवीं प्रमुख बात, दूसरे धर्मों में तलाक का आधार भी सबके लिए एक समान नहीं है। व्यभिचार के आधार पर कोई मुसलमान अपनी पत्नी के तलाक दे सकता है, लेकिन बीवी अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती है। हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तो व्यभिचार की वजह से बताकर तलाक लिया भी नहीं जा सकता है। कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी के आधार पर हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक हो सकता है, लेकिन पारसी और मुस्लिम धर्म में नहीं। कम उम्र में विवाह के आधार पर हिंदू धर्म में विवाह संबंध खत्म किया जा सकता है, लेकिन पारसियों, ईसाइयों और मुसलमानों में ऐसा नहीं हो सकता है। गोद लेने का नियम भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाइयों के लिए अलग अलग है। मुस्लिम गोद नहीं ले सकता। दूसरे धर्मों में भी पुरुष प्रधानता के साथ गोद की व्यवस्था लागू है। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कुछ केस की परिचर्चा यहाँ पे करेंगे। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत दुख की बात है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है। 1995 में सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अनुच्छेद 44 के तहत जो इच्छा संविधान बनाने वालों ने जताई थी, उसे लागू करने में सरकार और कितना वक्त लेगी। वहीं 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जोस पाउली केस में कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कारगर प्रयास नहीं किया गया है। उस समय जस्टिस दीपक गुप्ता की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि गोवा बेहतरीन उदाहरण है जहां पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है। इस कोड के तहत उत्तराधिकार और वसीयत का नियम लागू है। कुछ बुद्धिजीवियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का निर्देश दिया जाए, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह केंद्र सरकार के पास जाए। फिर सरकार के सामने बात रखी गई। सरकार ने लॉ कमीशन से सलाह मांगी। कमीशन ने 31 अगस्त 2018 को रिपोर्ट पेश की। इसी दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। वहां मामला अभी पेंडिंग है। 31 अगस्त 2018 को पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपनी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कई सुझाव दिए। तमाम फैमिली लॉ में कई जटिलताएं हैं। ऐसे में कमीशन का सुझाव था कि मौजूदा कानून में बदलाव किए जाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ से जुड़े अलग अलग मसलों पर केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पिछले दिसंबर से अब तक 5 ऐसे अर्जियों पर नोटिस जारी किया है। इन अर्जियों में शादी की उम्र सभी के लिए एक समान करना, तलाक का आधार एक जैसा करना, गुजारा भत्ता के लिए एक ही नियम सब पर लागू करना, उत्तराधिकार के लिए एक समान नियम बनाना और गोद लेने के नियम सभी के लिए एक जैसा करने की गुहार लगाई है। उत्तराधिकार और विवाह पर लागू होने वाले परंपरागत हिंदू कानूनों को बहुत पहले ही 1955-56 में कॉडिफाई करके अलविदा कर दिया गया और देश के सामने नागरिक संहिता को अनिश्चितकालीन के लिए टालने की कोई तुक नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार और गरिमा को चोट पहुंचाती है। धर्म के नाम पर मानवाधिकार का गला घोटते निर्दयता है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एक समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। एक बार 3 तलाक से जुड़े सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सरकार से कहा था कि वह उचित कानून बनाने पर विचार करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी पेंडिंग है और केंद्र सरकार को वहां जवाब दाखिल करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 अर्जियों के परीक्षण का फैसला किया है, वहां केंद्र के स्टैंड के बाद एक नई बहस छिड़ने वाली है।
देश की आज़ादी को करीबन 75 साल होने को चले हैं और आज भी हमारे संविधान निर्माताओं का सपना पूरा नहीं हो सका है। इस विषय पर पाठक गणों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के देश के हित के लिए सही है या गलत। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।